नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपनी आवाज़। कारगिल विजय दिवस झुंझुनू में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार भी उपस्थित हुए। इस मौके पर उन्होंने कारगिल युद्ध के हर पहलू के बारे में बताया। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए न्यूज़ अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों को विस्तार से बताया। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ऐसी मुहिम हर जगह आज के दिन चलती है, क्योंकि जो शहीद हुए हमारे साथी, उन्होंने अपना सरगोश जो अपना बलिदान था वो इस देश के लिए, इस पूरी जनता के लिए दिया है। और बाकी प्रदेश और देश का जो कर्तव्य बनता है कि उनके परिवारों को उनका देखरेख और उनके हर कार्य में सहयोग करना बहुत अनिवार्य है। दूसरा, मिंदर साहब ने काफ़ी आपको ऑपरेशन विजय के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। आप सभी जो एक्स सर्विसमैन हैं वो कभी न कभी उस एरिया में रहे होंगे, और हो सकता है आप लोगों में से कई लोग कारगिल ऑपरेशन के टाइम पे भी वहाँ पे होंगे। कारगिल ऑपरेशन के दौरान जितनी भी पलटें वहाँ पे लड़ी, उन्होंने अपना जो शौर्य था वहाँ पे दिखाया, आप सभी जानते हैं। मुझे भी वहाँ पे उस लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका मिला। वैसे तो मेरी सर्विस बहुत कम थी, 3.5 साल की सर्विस थी, और इतनी कम सर्विस के बीच में लड़ाई में जाना, मान लो किसी चीज़ का आता पता नहीं था। सिर्फ एक ट्रेनिंग थी जो सेंटर से हम करके गए थे, और 2 साल का CIOPS का हमारे पास एक्सपीरियंस था। लड़ाई की तो ABC तक पूरी नहीं आती थी, लेकिन जब गए तो हम सिर्फ जो हमारे सीनियर थे, हमारे प्लाटून कमांडर, हमारे सेक्शन कमांडर, हमारे प्लाटून कमांडर, उनकी जो गाइडलाइन रही उसी गाइडलाइन के जरिए हम काम करते रहे, क्योंकि हमें तो किसी चीज़ का आइडिया नहीं था कि लड़ाई में कौन सी सेक्शन कब क्या कैसे कार्रवाई करती है, कौन किसी को पासपोर्ट देगा, कौन आगे जाएगा, कैसे जाएगा, कौन कब क्या करेगा। कभी एक्सरसाइज नहीं की थी, कुछ नहीं था। लेकिन बस वही था कि जो हमारे सीनियर थे उनका आशीर्वाद हमारे साथ था, और उनकी गाइडलाइन हमारे साथ थी। हर टाइम वो हर वक्त हमें गाइड करते रहते थे कि नहीं, इस तरीके से नहीं, ऐसे करना है। तो हम जैसे जैसे लड़ाई का जो माहौल था उसमें ढलने शुरू हुए। जैसे कि मिंदर साहब ने आपको बताया कि मई महीने से जब स्टार्ट हुई लड़ाई 26 जुलाई तक चली, तो हमें जो मौका लगा, हम तो 4 जून को वहाँ पे गए थे द्रास में, क्योंकि मेरी बटालियन पहले शोपुर में डिप्लॉय थी। और वहाँ से जब हम लोग कारगिल में जो पीछे 40 किलोमीटर पहले जो जगह थी गुमरी, तो वहाँ पे बेस कैंप था हमारा। वहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ते तक एक्लाइमेटेशन के लिए वहाँ पे रखा गया। लेकिन सबको पता था कि जो हमारी मेरी ये जो यूनिट थी वो एक पूरा डोगरा फौज थी, और सभी पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोग थे। किसी पर कोई ऐसा नहीं था जो पहाड़ी इलाके का रहने वाला नहीं था जिसको पहाड़ी पे चढ़ने की कभी गया नहीं है। तो हमें सिर्फ 5-6 दिन के बाद ही ऑपरेशन के लिए आगे भेज दिया गया। जैसे मिंदर साहब ने बताया कि जो तोलोलिंग जो पहाड़ी थी, द्रास सेक्टर में सबसे नज़दीक रोड से जो लगने वाली जो फर्स्ट बड़ी पहाड़ी थी वो तोलोलिंग थी। तो तोलोलिंग के ऊपर 12 जून रात को जब ऑपरेशन हुआ, तो 2nd राइफल और 18 नेडियर ने उसके ऊपर ऑपरेशन किया था, और 13 जून मॉर्निंग तक उसको पूरा अपने कब्जे में ले लिया था। वैसे तो उन्होंने 20 मई को फर्स्ट ऑपरेशन किया था वहाँ पे, लेकिन काफ़ी कैजुअलिटी उनकी होने के बाद उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी। सबसे बड़ा उनके पास ये था कि जब फर्स्ट में ऑपरेशन किया था उनके पास कोई भी पासपोर्ट नहीं था, सिर्फ बटालियन में जो आपके पास 81 मोटर था, बस वही था। लेकिन जब 12 मई को जब उन्होंने ऑपरेशन किया, तो उनको आर्टिलरी और बिफोर्स का दोनों का पासपोर्ट मिला।
तो उन्होंने 13 तारीख मॉर्निंग तक पूरा इलाका कैप्चर कर लिया था और उसके बाद जो आगे का जो इलाका था वो हमने लेना था। मेरी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल का जो आगे का जो टास्क था हम परक्कीनॉब और 5.5140, तो 14 तारीख को हमने उनको वहाँ से रिलीव कर दिया और आगे का जो इलाका था उसको लेने के लिए आगे की प्लानिंग हमारे वंडर जो लेवल के होने शुरू हो गई और 16 जून से हमने आगे के एरिया क्लियर करना शुरू कर दिया। 16 और 17 तारीख को जो हम पर रोकीनाम का इलाका था उसको कैप्चर किया और 18 रात को नहीं 18 और 19 की रात को जाके 5140 जो द्रास की जो टॉप हाइट थी जो उस एरिया की उसको कैप्चर किया। जैसे कि साहब ने बताया, जो हमारे कैप्टन बत्रा थे, जब उस पोस्ट को कैप्चर किया था उन्होंने 5140 को, तो जो उनका सक्सेसफुल का नारा था अपने सीओ साहब को जो देना था उन्होंने कि मैंने जो टास्क दिया उस टास्क को मैंने पूरा किया, वो दिल मांगे मोर का नारा उन्होंने तकरीबन रात के 3 o'clock दिया था। उन्हीं के साथ दूसरे कंपनी कमांडर थे हमारे ब्रेवो कंपनी के कैप्टन संजीव जम्बाल। आधे घंटे के बाद तकरीबन 3:30 पे उन्होंने अपना सक्सेस नारा दिया था। वो यानी 2 कंपनियाँ इकट्ठी ऑपरेशन कर रही थी 2 अलग अलग पोस्टों पे और दोनों ने ही बिना किसी कैजुअलिटी के, वो हमारे यूनिट का एक ऐसा ऑपरेशन था वो भी वार के बीच में कि जिस इन दोनों ऑपरेशनों के बीच में यूनिट का एक भी जवान इंजर्ड नहीं था, डेथ तो दूर की बात है। जबकि आप सभी जानते हैं, जब भी अब लड़ाई के माहौल में जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम 40 से लेकर 60% तक की कैजुअलिटी एक्सेप्ट करके चलते हैं, लेकिन उस ऑपरेशन में 0% कैजुअलिटी रही है। और वही दिन था जिस दिन बत्रा साहब ने जब ये दिल मांगे मोर का नारा दिया था तो उनको वहीं पे उस ऑपरेशन के लिए MBC डिक्लेयर हो गया था। उसके बाद हम लोग 22 जून को हमारा दूसरा यूनिट वहाँ पे रिलीव करने के लिए आ गई और हम लोग वापस आ गए। 1 हफ्ते का दोबारा रेस्ट मिला, गुमरी में वापस साहब ने रेस्ट किया। जब सेकेंड ऑपरेशन जो मिला वो था मस्को वैली में 0.4875, यानी जो 0.4875 मीटरों के हिसाब से जितनी हाइट होती थी उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो जब सेकेंड ऑपरेशन हमें मिला तो सेकेंड ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहाँ पे एक यूनिट जो ब्रिगेड की थी हमारी, वो पहले एक बार ऑपरेशन कर चुकी थी और उसकी कैजुअलिटी होने की वजह से वहाँ पे ब्रिगेड ने दूसरी 2 पलटने इकट्ठी लगाई ताकि उस एरिया को पूरे को कवर किया जा सके। तो इस ऑपरेशन में हमें पहले जो जितने भी ऑपरेशन हुए हम रोकीनाब और 0.5140 के, उसमें जो मेरी कंपनी थी वो सिर्फ रिजर्व रही है, क्योंकि फर्स्ट में अल्फा कंपनी, फिर चार्ली और डेल्टा कंपनी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ब्रेवो और डेल्टा का रहा, लेकिन चार्ली कंपनी हमारी जो थी और रिजर्व में रही। तो जो ये सेकंड ऑपरेशन था इसमें सीओ साहब ने फर्स्ट में हमारी कंपनी को ये टास्क दिया था कि बोला आपको कभी इस ऑपरेशन में अभी तक मौका नहीं मिला तो आप इस ऑपरेशन को फर्स्ट लीड करोगे। तो जो मेरे कंपनी कमांडर थे मेजर गुरप्रीत साहब, उन्होंने पूरी ब्रीफिंग लेने के बाद अपनी कंपनी को ब्रीफ किया, साथ में एक लीडिंग सेक्शन का गठन किया था जो 1:10 वार की हमारी एक लीडिंग सेक्शन थी, जो कि क्योंकि जो वहाँ का जो रास्ता था काफ़ी कठिन था। तो अब कंपनी कमांडर और जो वहाँ के पहले जो यूनिटें वहाँ पे 17 जाट जो लड़ रही थी उनके हिसाब से ये था कि वहाँ पे रास्ता बनाने के लिए आपको ऐसे जवान चाहिए जो आप जल्दी से जल्दी पहाड़ी पे चढ़ सके और रास्ता बना के अपने बाकी कंपनी को ऊपर तक ले जा सके। तो उसमें वॉलंटियर उन्होंने मांगे थे, तो हम तकरीबन 20 लड़के जो थे वो वॉलंटियर हुए थे, लेकिन कंपनी कमांडर ने उसमें से टोटल 10 जवान सेलेक्ट किए थे, तो उसमें मैं भी एक था। तो 4 जुलाई और 5 जुलाई को 4 जुलाई को वैसे हमने ये ऑपरेशन करना था रात को, और हमेशा जब भी ऑपरेशन जब ये होता था तो हमारी आर्टी शेलिंग उन पोस्टों के ऊपर जिनको हमने कैप्चर करना है और उनकी आर्टी शेलिंग हमारे ऊपर जिस रास्ते से हमने आगे मार्च करना था उस तरीके से वो चलना शुरू हो जाती है। तो 4 जुलाई को जब लास्ट लाइट के बाद हम लोग आगे एडवांस करना शुरू हो गए, जो हमने या हमारे कंपनी कमांडर, हमारे प्लेटून कमांडर, जो सेक्शन कमांडर थे, जो ब्रीफिंग लेके जब वापस आए थे, तो जो रास्ते उनको दिए गए थे कि आप इन रास्तों का इस्तेमाल करोगे, वो सभी के सभी रास्ते आर्टिलरी फायर से कवर थे। अभी हमारा जो मार्च था वो तकरीबन 500-600 मीटर भी नहीं गया था, तब तक दुश्मन ने इतना भारी फायर कर दिया कि हमारा वहीं पे एडवांस रुक गया। अभी हमें जो रास्ता लेना था वो चढ़ाई वाला जो रिज के नीचे वाला जो इलाका था वो लेना था।
और जब चढ़ाई वाला जब जिसमें रास्ता खुद बनाना है वो रास्ता जब बनाओगे तो दिए हुए समय पे आप अपने टाइम पे तो कभी पहुंच नहीं पाओगे। तो हमने तकरीबन जो टाई अप किया था अपने स्पोर्ट वेपन के आर या बाकी लोगों के साथ, 2:30 से 3 बजे हम पोस्ट तक पहुंचने के हमने जो टाइम दिया था, लेकिन 2:30 से 3 बजे तो हम आधे रास्ते तक नहीं पहुँच पाए। तो कोशिश करते करते रास्ता बनाते बनाते हम लोग जब चलते रहे, लेकिन रुके नहीं, पूरी रात पूरी कंपनी चलती रही। जब सुबह का टाइम हुआ तो हम सिर्फ दुश्मन से 500 मीटर नीचे रह गए। अभी दिन को कभी अटैक तो होता नहीं था, ना ही हम करने की कोशिश की पहले, क्योंकि रिस्क लेना ठीक नहीं था वहाँ पे। तो जैसे ही हम लोगों को एक छोटी सी टेकरी थी साउथ स्पर करके, जैसे वो दिखाई दी तो पहले लगा कि यही पोस्ट है, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचे तो देखा कि यहाँ कोई नहीं है। वहाँ दुश्मन आर्टी सैनी की वजह से उससे भी ऊपर बड़े पोस्ट पे चला गया। वो साउथ पर की छोटा सा टेकरी था जिसके पीछे हमारी पूरी की कंपनी कमांडर साहब ने वहीं डिप्लॉय की, क्योंकि अभी आगे जाने का कोई मतलब नहीं था। और वहाँ जो ये साउथ पर का जो पोस्ट था, यहाँ से सिर्फ दुश्मन का पोस्ट सिर्फ 150 से 200 मीटर की दूरी पे था। जैसे जैसे दिन निकलना शुरू हुआ वैसे वैसे दुश्मन को हमारा जो जहाँ हम डिप्लॉय हुए थे वो इलाका दिखाई देना शुरू हो गया। सेम कंडीशन जो 17 जाट थी वो भी सेम टाइम पे अटैक करना था, वो भी नहीं कर पाई और वो भी रह गई। जैसे दिन निकलना, धूप लगना शुरू हुई और मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसे कई टाइम पे वहाँ पे मौसम खराब रहता था, धुंध रहती थी, बारिश होती थी, बर्फ़ गिरती थी, लेकिन उस दिन बिल्कुल धूप लग गई। तो हमने बोला या तो हमारे लिए ये बेनिफिट रहेगा या हमारे लिए नुकसान रहेगा, अभी ये तो टाइम ही बताएगा। क्योंकि अब हम दुश्मन के नीचे थे, पूरा दिन 12 घंटे अभी बैठना वहाँ पे मुश्किल था। तो जैसे जैसे दिन निकलता गया तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में हमारे 4 से 5 जवान इंजर्ड हो गए। और जब बिना कुछ किए जब वहाँ पे हमारी कैजुअल्टी शुरू हुई, मेरे जो कंपनी कमांडर थे सरदार जी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी कुछ किए बिना कोई कैजुअल्टी नहीं लूँगा। अभी जो कुछ होगा ऊपर जाके होगा, बाकी यहाँ बैठ के हम कैजुअल्टी नहीं लेंगे। लेकिन जो मेरे सीओ साहब थे वो QIC मेरे सीओ की कमांड कर रहे थे। तो जब उनसे पासपोर्ट के लिए उन्होंने बात की कि मुझे पासपोर्ट चाहिए सिर्फ 10 मिनट के लिए, आप मुझे एक बार पासपोर्ट दो, उसके बाद मैं जो भी करूँगा सही करूँगा। लेकिन कोई भी दिन को पासपोर्ट देने के लिए राज़ी नहीं था, ना ही हमारे ब्रिगेड कमांडर माने, ना कोई आगे के और अधिकारी माने। लेकिन जब 17 जाट की भी सेम सिचुएशन थी, जब दोनों यूनिट के बीच में फंस गए और दोनों की कैजुअल्टी सुबह शुरू हो गई, तो बात पहुँचते पहुँचते काफ़ी हाई लेवल तक चली गई। तो उन्होंने कहा कि अगर ऊपर वाली पार्टी कहती है कि आप उनको पासपोर्ट चाहिए तो आप पासपोर्ट दे दो, अगर वो उनको लगेगा कि वो ऑपरेशन कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो शाम का इंतज़ार करेंगे। तो तकरीबन पूरा क्लियर होते होते 10 साढ़े 10 बज गए और 10:30 बजे के बाद हमें पासपोर्ट मिला, आर्टिलरी का, बिफोर्स का, साथ में अपने मोटर का, RL मुजाहिद, यानी जितना भी हमारे पास अवेलेबल था उस दिन फायर स्पोर्ट के लिए, वो पूरा फायरिंग टाइम दे दिया। उससे ये था कि जो पोस्ट पे बैठे दुश्मन थे उनका फायरिंग कुछ टाइम के लिए रुक जाती थी और वही हमारे लिए टाइम था कि हम एडवांस कर लें। तो जो हमारे कंपनी कमांडर थे और जो लेडीज सेक्शन थी, साथ में हमारे जो प्लटून कमांडर थे, तो उन्होंने जाके वहाँ कंपनी कमांडर से डिस्कस किया कि हम जो ऑपरेशन पहले किए वही सेम अगर हम प्लानिंग से चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी हमारे लिए, और जितनी भी कार्रवाई यहाँ होगी पूरी साइलेंट। क्योंकि हम जब दुश्मन बिल्कुल हाइट में बैठ जाता तो जो आगे का डेड ग्राउंड का जो इलाका था वो हमारे लिए बहुत अहमियत वाला था। तो हमने कहा कि अगर हम डेड ग्राउंड में पहुँच जाते हैं इस फायर स्पोर्ट के दौरान तो दुश्मन देख नहीं पाएगा और हम बिल्कुल साइलेंट कार्रवाई करते रहेंगे। बोलते हैं ना कि जब आप खुद भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो जब हमने सेकंड बार जब पासपोर्ट लिया, उसमें जो हमारी सेक्शन थी 1:10 वार की, हम लोग एडवांस कर गए। अभी एडवांस हमें सिर्फ 40 से 45 मीटर तक ही करना था, उसके बाद तो खड़ी चढ़ाई थी, पोस्ट के नीचे आ जाना था और फिर हम दुश्मन की नज़र से भाग गए। जैसे हमने पासपोर्ट लिया, दुश्मन का फायर बंद हुआ, हमारी जो सेक्शन थी पूरी भाग गई आगे। अभी हम तो आगे निकल गए, तब तक 40-45 सेकंड का टाइम होता था उस फायर का, तब तक जो उनका फायर खुल गया तो बाकी जो कंपनी थी वहीं रुक गई। अभी जो कुछ करना था 11 लोगों ने ही करना था, बाकी कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता था। अब ये था कि जब तक आप उस एरिया को क्लियर नहीं करते हो तब तक आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता।
आपको अभी फायर स्पॉट भी हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि फायर स्पॉट जहाँ लेते थे उस एरिया में हम बैठे थे। तो ये सारी कार्रवाई करते करते तकरीबन हम एडवांस करते रहे, ये बाकी पीछे से फायर स्पॉट चलता रहा। हम लोग जितने भी 11 लोग थे सिर्फ हम इशारे से ही बात करते, यानी रेड सिग्नल का ही इस्तेमाल करते थे, बाकी कोई भी बात नहीं करता था, ना कोई फायरिंग। क्योंकि फायरिंग तो नहीं वाला कि हम ऊपर करेंगे किसके ऊपर, जो बंकर के अंदर तो बुलेट जाएगा नहीं, तो हमें फायरिंग करने की जरूरत थी नहीं। तो हम क्रॉल करते करते सीधा बंकर के पास पहुंचे। तकरीबन 150 मीटर का रास्ता तय करने के लिए हमें 2.5 से 3 घंटे लगे। और जब बंकर के पास पहुंचे, मैं और जो मेरा बड़ी था नितेंद्र सिंह, जब हम बंकर के पास पहुंचे तो जो उनकी गनें थी तो हम उनको इतनी आसानी से इतने निधि पहुंच गए कि उनको हाथ पकड़ के ये नहीं खींच सकते हैं बात। लेकिन हमने बोला कि अभी पीछे कोई है हमारे भी, कि नहीं कि हम ही पहुंचे हैं। तो पीछे जब देखा तो हमारे प्लेटून कमांडर थे, तो उनसे नजरी मिलाप हो गया। तो वो मेरे को बार बार इशारा करे कि भाई खींच ले खींच ले। अभी सबसे बड़ी बात हुई थी कि जो कंटिन्यू फायर कर रही है गन, उसको हाथ डाले तो डाले कैसे। जगह तो अच्छी थी, हम पकड़ सकते थे उसको जाके, लेकिन वो जब तक फायर करना बंद नहीं होगी तो उसको पकड़ेगा कौन, हाथ जल जाएंगे। जो मेरा बड़ी था, काफ़ी मेरे से 5-6 महीने सीनियर थे वो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ज़्यादा देर तो हम बैठ नहीं सकते, तो जितना कुछ करना है 1-2 मिनट के अंदर करना है। तो आप ऐसा करो, आप यहाँ बैठो, मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाऊँगा, अगर मैं वहाँ से ग्रेनेड डालने की कोशिश करूँगा बंकर में, अगर ग्रेनेड बंकर में गिर जाता है तो आप ग्रेनेड निकाल देना। वही किया। तो जब उसने फर्स्टली ग्रेनेड जब बंकर में डाला तो वो ग्रेनेड बंकर से पीछे चला गया, क्योंकि अब लेट के ग्रेनेड फेंकना था, अगर पत्थर से टकरा जाता तो वो खुद अपने ऊपर आ जाता वापस। तो उसने पहले वाले ग्रेनेड के लिए थोड़ा ताकत लगा दी, तो वो बंकर के पीछे चला गया। जैसे पीछे की साइड में खाई थी, जब खाई में जाके ग्रेनेड गिरा तो इनको पता चल गया कि यहाँ पे कोई ना कोई है। तो जैसे ही अंदर वो बातचीत उनकी होना शुरू हो गई, तो हमें आइडिया लग गया कि अब गए, क्योंकि हम तो नीचे थे, अभी अंदर तो फायर कर नहीं सकते थे। वो तो पत्थर भी डालेगा तब भी मार देगा, ग्रेनेड और फायर तो दूर की बात थी। लेकिन क्या वो जो मेरा बड़ी था काफ़ी तेज था, तो उसने जल्दी से दूसरा जो ग्रेनेड था बंकर में डाल दिया, तो बंकर में जो फायर कर रहे थे उनकी कैजुअल्टी हो गई। जैसे ही गन फायर करना बंद हो गई तो मैं वहीं बैठा था नीचे, दोनों गनें हाथों से पकड़ के नीचे निकाल दी। और जो अपने पास जो AK-47 थी, उसको जो लूप होल था उसका, जो जिसमें उसने UMG लगा रखी थी, वहाँ पे ब्रश फायर किया। तो उनके सिर्फ 3 बंदे थे जो सिर्फ जीवित बचे थे, बाकी ग्रेनेड से मर गए थे, कुछ क्रॉस फायर से मारे गए थे। यानी उस बंकर पे हमने जो कब्जा किया, अंदर जब हम गए तो उनकी टोटल 8 डेड बॉडी वहाँ पे हमने रिकवर की। उसको पोस्ट का भी पीछे का एक और पोस्ट था, तो हमने पहले उस पोस्ट को, पीछे की साइड तो जा नहीं सकते थे, तो आगे से उनके संगड़ थे, वैसे बंकर या पोस्ट नहीं थे, वो संगड़ थे जो पत्थरों से बनाए हुए थे। तो हमने आगे से संगड़ हटाए और आप बीच में चले गए। जो भी उनकी डेड बॉडी थी पहले रीचेक फायर किया और उसके बाद आगे की तरफ फायर खोल दिया। जो हमने अम्युनिशन जो था अभी तक सिर्फ एक मैगजीन हमने वहाँ यूज़ की थी। उसके बाद जितना भी अम्युनिशन था वो हमने दुश्मन का ही यूज़ किया, क्योंकि उनके पास वहाँ टैप लगा था, हथियार बहुत थे और ऑटोमेटिक हथियार थे सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे लिए। उनकी UMG उन्हीं के ऊपर यूज़ किया और सेकंड बंकर पे भी सेम हमने कार्रवाई कर दी। तो सेकंड बंकर पे जाती बार हमारा जो मेरे जो साथी थे 2 वो शहीद हो गए। एक राइफलमैन परवीन थे हमीरपुर से और राइफलमैन श्याम थे शिमला से। मुझे भी गोली लगी थी टांग में और हिप में। जो मेरा बड़ी था सिर्फ वो एक से बचा था, बाकी जितने हमारे सेक्शन के लोग थे सब के सब इंजर्ड हो रहे हैं, क्योंकि दिन का टाइम था, बिल्कुल ऐसे धूप लगी थी। अगर आप थोड़ी सी भी ज़मीन से उठोगे या ऊपर वाले को थोड़ा सा नज़र आ जाएगा, वहीं गोली आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी को ऐसी गोली नहीं लगी जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो, सिर्फ जिसको लगी वो वहीं पे शहीद हुए। सिर्फ मेरे सेक्शन में हमने दुश्मन की 15 डेड बॉडी ली थी और हमारे सिर्फ 2 सैनिक शहीद हुए थे, बाकी हम 8 लोग हम वहाँ पे इंजर्ड हुए। तो ये पूरा कार्रवाई जो थी पूरी दिन की थी और दिन के टाइम 10-10:30 बजे हमने स्टार्ट की थी और रात शाम के 5:30 बजे तक हमने 2 पोस्ट कैप्चर किया। इनको कैप्चर करने के बाद शाम को फिर जो बाकी जो पीछे वाले लोग थे वो वहाँ तक आ गए, रिजर्व जो कंपनी थी हमारी अल्फा कंपनी वो भी आ गए। उसके बाद एक पोस्ट था जो पूरे लेज एरिया में जाके नीचे, वो फिर हमारे को डेल्टा कंपनी जो थी हमारी उसको बाईपास करके हमें बाईपास करके आगे पहुंची और 6 और 7 जुलाई को फिर उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन किया, जिसमें कैप्टन बत्रा जैसे महेंद्र साहब ने आपको बताया
तो 7 जुलाई मॉर्निंग जब ऑपरेशन ख़त्म होना था और बत्रा साहब की डेथ बिल्कुल एंड टाइप पे हुई, यानी ऑपरेशन भी ख़त्म और बत्रा साहब की डेथ भी हुई। सिर्फ 2 उनके पाकिस्तान के सोल्जर थे जो पोस्ट छोड़ के पोस्ट के पीछे जाके छुप गए। रात को पोस्ट कैप्चर हो गया लेकिन वो पोस्ट के पीछे जाके छुप गए, और जब दिन निकला, जब सुबह कार्रवाई इन्होंने आगे एडवांस करना था, तब वो बाहर निकल के आगे और फायर हो गया। तो जो अचानक से फायर था उसमें बत्रा साहब बीच में चपेट में आ गए और वहीं पे सही हो गए। और 7 जुलाई के बाद उस एरिया में कोई ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि वहीं तक हमारा जो एरिया था उसके आगे वैसे हमें जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो उस मस्को वैली का जितना भी टास्क था वो 7 जुलाई तक पूरा क्लियर हो गया था। ये तो ऑपरेशन जो था, इस ऑपरेशन में हमारे टोटल जितना भी ऑपरेशन द्रास वाला और मस्को का जितना भी हुआ था, हमारे तो टोटल उसमें 2 अफसर और 14 जवान हमारे शहीद हुए। यानी फर्स्ट ऑपरेशन में भी 1 अफसर 7 जवान और सेकंड ऑपरेशन में भी 1 अफसर और 7 जवान वहाँ पे शहीद हुए। जो मेरा इंडिया हमारी कंपनी का जो ऑपरेशन है उसमें 2 थे, बाकी अल्फा कंपनी और डेल्टा कंपनी के जो बाद में जो डेथ हुए वो फिर बढ़ गए।